हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपके ऊपर केस दर्ज होते हैं उनकी पिटिशंस में या कंप्लेंट्स में जो झूठ लिखे होते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। और इस झूठ के बेसिस पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके मन में होता है कि सर इतना कुछ झूठ लिखा है तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए क्या पॉसिबल वे हैं। इनिशियली अगर हम बहुत शार्प ना जाएं, केवल उन झूठों को पकड़ें, उनके आधार पे हम सामने वालों पर क्या केस कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे उन पर दबाव महसूस हो, और इन स्टेप्स को लेने का सही तरीका और सही समय क्या होगा, ये इस वीडियो का सार रहने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में उनको क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या नहीं, कौन से स्टेप प्रैक्टिकल रहेंगे, कौन से नहीं, और उसके लिए बेहतर समय क्या होगा। तो दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हमारा सेकंड चैनल है कानूनी सोच, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी डेली लीगल वीडियोज हम लोग पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अमूमन आपको या तो सबसे पहले पुलिस से कॉल आता है कि भाई आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, आप यहां पर आ जाओ, या फिर आपको कोर्ट के मार्फत कोई नोटिस आता है कि आपके ऊपर एक भरण पोषण का केस हुआ है, उसके साथ एक पिटीशन भी अटैच्ड होती है, या फिर इसी तरह से डीवी केस का नोटिस आता है, डोमेस्टिक वायलेंस केस का नोटिस आता है, और एक पिटीशन उसकी अटैच होती है। जब आप पिटीशंस को पढ़ते हो तो उसमें आपकी वाइफ ने कहानी, एक स्टोरी लाइन लिखी होती है कि इतनी तारीख को मेरी शादी हुई और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। अब आपका यहां पे ये कहना होता है कि सर जो भी उसने कहानी अपने लिखी है, जो स्टोरी लाइन लिखी है, वो सारी की सारी झूठ है, ऐसा कुछ था ही नहीं, और उसने जो हर एक पैराग्राफ लिखा है उस हर एक पैराग्राफ के तोड़ में मेरे पास एविडेंस है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इस केस को नहीं लड़ना है, या अगर लड़ना है तो कैसे लड़ सकता हूं, और जो मेरे पास एविडेंस है उनको मैं कैसे यूज करूं, या मैं इस पे लड़की पे, पत्नी पे अपनी क्या केस कर सकता हूं, या इसके घर वालों पर क्या केस कर सकता हूं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे क्या होता है, अगर आपकी पत्नी ने झूठ बोला पुलिस कंप्लेंट के अंदर, तो सबसे पहले तो उस पुलिस कंप्लेंट की आपको एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी। तो इनिशियली तो आपको नहीं देते, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप आरटीआई लगा करके एक पूरा सेट निकलवा सकते हो, जिसमें आपको पत्नी के द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट, आप दोनों के जो काउंसलिंग के दौरान बयान होते हैं वो, और जो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं काउंसलिंग पे फाइनल, वो, ये पूरा सेट आपको मिल जाता है आरटीआई के थ्रू। एक सर्टिफाइड कॉपी आपके पास आ जाती है। सर्टिफाइड का यूज ये होता है कि फिर फ्यूचर में कहीं किसी भी कोर्ट में आप उसको यूज कर सकते हो। अब बात आ गई नेक्स्ट की 125 सीआरपीसी का केस हुआ, उसमें भी उसने बहुत सारे झूठ लिखे हैं। अब दोस्तों, यहां पे आपको यह देखना है कि 125 के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो झूठ है उसकी प्रकृति क्या है, कैसे झूठ है। अगर झूठ है कहानी के, लाइक मेरी मैरिड लाइफ में इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया था, या मेरे को परेशान करते थे, या मुझसे दहेज मांगते थे, तो इस तरह के झूठ के लिए आप अभी इस स्टेज पे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रायल पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये झूठ साबित होंगे, तो उस समय पे ही आप इसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ झूठ, कुछ ऐसी कथन होते हैं जिनको आप इनिशियली पकड़ करके उनके बेस पे एक्शन ले सकते हैं। जैसे पत्नी कहती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कोई काम नहीं करती हूं, लेकिन आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड है, आपके पास उसकी सैलरी स्लिप भी है, आपके पास फॉर्म 16 भी है, आपके पास उसका ऑफर लेटर भी है, और भी कुछ है जिससे पता चलता है कि उसने तमाम प्रकार के झूठ बोलते हुए यहां पैसा मांगा है। या फिर इसके अलावा आपकी जो पत्नी है वो आपके ऊपर कोई आरोप लगा देती है, कह देती है कि इंपोर्टेंट है, लेकिन आपके पास ऐसा प्रूफ है या ऐसी रिकॉर्डिंग है जिससे पता चलता है कि उसने खुद के साथ शारीरिक संबंध आपको कभी बनाने ही नहीं दिए। या फिर उसने अपनी एजुकेशन को छुपाया है, उसने कहा कि भाई मैं तो 12th पढ़ी लिखी हूं, लेकिन एक्चुअल में जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। या फिर पत्नी ने अपनी एसेट्स को छुपा रखा है, एक एफिडेविट फाइल किया अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का, और अपनी सारी एसेट छुपा रखी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब एक मामला आया था जब पत्नी कहती मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं और सफारी का टॉप मॉडल खरीदा 31 लाख का। तो इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं जो 31 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी कहेंगे, एक मिडिल क्लास आदमी तो लग्जरी बोलेगा 31 लाख की गाड़ी को, तो 31 लाख की गाड़ी खरीद के बोल रही है मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं है। तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास पूरा था, उसका जो रजिस्ट्रेशन पेपर थे वो था, उसका जहां से इंश्योरेंस हुआ था गाड़ी का वो था, सब कुछ उसके नाम पे ही था, और शायद कैश में गाड़ी खरीदी गई थी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आप कोर्ट में लगा देते हैं तो उसका झूठ प्रॉपर आ रहा है कि उसने अपने एसेट्स और लायबिलिटी के एफिडेविट में ही झूठ बोला है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर कोई बनती हैं इनिशियली आपके केस में, इस तरह की चीजें हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही परजरी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 340 सीआरपीसी। अब सेक्शन चेंज हो जाएगा तो हम नया देख लेंगे, जो भी सीआरपीसी में उसके लिए है उसको हम लगा देंगे। यानी परजरी की एप्लीकेशन आपको लगानी है, परजरी की एप्लीकेशन लगानी है आपको बीएनएसएस की धाराओं में। अब ये एप्लीकेशन आप जब मूव करेंगे, इसमें दो तरीके हैं। जैसे 125 सीआरपीसी का, यानी नए धाराओं में अगर 144 बीएनएसएस का केस चल रहा है, तो उस केस के अंदर आपने एप्लीकेशन दी, या तो मैजिस्ट्रेट साहब इस एप्लीकेशन को अपनी फाइल पे रिकॉर्ड पे रख लेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर
इंटरिम से पहले डिसाइड हो जाए, क्योंकि लड़की ने अपनी इनकम छुपाई है और मैंने सारी चीजें इसमें मेंशन करी है और सबूत भी लगाए हैं, तभी सही तरीके से इंटरिम पे डिसीजन हो सकता है। अदरवाइज डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपनी इनकम को हाइड करके आ रही है। यानी पहले आप कोर्ट को कन्विंस करें उस एप्लीकेशन को पहले डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मामलों में देखा जाता है कि कोर्ट उसको पेंडिंग कर देती है और जब आप बोलते भी हैं तो कोर्ट कहता है इसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो कोर्ट को आपको मेनली क्या बताना है, क्या कन्विंस करना है कि इसको डिसाइड किया जाना क्यों जरूरी है। क्योंकि सर आपको इंटरिम तय करना है, और इंटरिम जो होता है वो मेरिट के बेस पे तो तय होता है नहीं, केवल इनकम के बेस पे तय होता है, और इसने अपनी इनकम ही छुपाई है। तो इसलिए अगर ये डिसाइड नहीं होगा तो गलत हो जाएगा और आपको अपूर्णीय क्षति होगी। तो कहने का मतलब ये आपके जो एडवोकेट होंगे उनसे डिस्कस करना है, उनका काम है कि वो उनको कन्विंस करेंगे जज साहब को कि पहले इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। एक कंडीशन आती है कि जब आप ऐसी कोई परजरी की एप्लीकेशन लगाते हो तो कोर्ट उसको एक अलग माइसलेनियस क्रिमिनल केस के रूप में दर्ज कर देता है और उसकी प्रक्रिया अलग चलती है। और अब इस तरह से अलग फाइल चल रही है तो आप उसकी प्रोसीडिंग भी चला सकते हो। अब वहां पे भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप जितना जल्दी डिसाइड कराएं उतना अच्छा है, क्योंकि उसका कोई भी ऑर्डर अगर आपके फेवर में आता है तो आपको हर जगह पर ही काम आएगा। तो इस तरह से इनिशियल स्टेज पे आपको परजरी की एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, अगर आपके पास ये सारे तथ्य हैं जैसे कि मैंने बताया। अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आपके पास मैरिट से संबंधित झूठ है कि उसने लिखा है कि आपके माँ बाप उसे प्रताड़ित करते थे, या उसने लिखा आप उसे मारते पीटते थे, ये सब चीजें मैरिट पे तय होती है और इनिशियली तय नहीं हो सकती हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको रुक जाना है, अभी परजरी की एप्लीकेशन नहीं लगानी है। अभी लड़की का क्रॉस हो जाने दीजिए, पहले इंटरिम बन जाएगा, क्योंकि अगर तो देखो लड़की की इनकम से रिलेटेड कुछ नहीं है तो आपके इंटरिम पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा फिर आपको पेशेंस रखना चाहिए। लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने दो। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आप पूरा का पूरा केस अपने फेवर में निकाल सकते हो, एक एक चीज को लड़की से कन्फ्रंट करा सकते हो, बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं और वो सारे के सारे लड़की के यानी पत्नी के अपने सेल्फ एडमिटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनको वो कहीं डिनाई भी नहीं कर सकती। अब आप उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी लेकर के परजरी की एप्लीकेशन फाइल करो और प्रॉपर परजरी का जो है वो केस अलग से चलता है तो अलग से, उसमें चलता है तो उसमें चलाओ, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास, मेरे कहने का मतलब है, इनकम से रिलेटेड या उसकी एजुकेशन से रिलेटेड या और कोई ऐसा डायरेक्ट शार्प एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे स्टार्टिंग में परजरी फाइल की जा सके, तो आप स्टार्टिंग में परजरी फाइल मत करो। और अगर आपके पास उसकी इनकम से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड या और कोई कंक्रीट शार्प एविडेंस है जिसका इंटरिम पे डायरेक्टली फर्क पड़ता है, तो आप परजरी स्टार्टिंग में फाइल करो, अदरवाइज मत करो। तो मतलब कहने का इस वीडियो का सार यह है कि आपको परजरी की एप्लीकेशन लड़की के झूठों के आधार पर किस स्टेज पर फाइल करनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। अननेसेसरी प्रक्रियाओं में आपको नहीं पड़ना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।